जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन प्रिंसिपल्स हम पढ़ रहे थे और इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन प्रिंसिपल्स में आप जैसे कि देख रहे हैं 3 मेजर प्रिंसिपल आते हैं, ऑर्गेनाइज, इकोनोमाइज और कम्युनिकेट। इससे पहले जो हमने लेक्चर देखा वो देखा कि एक अच्छा जब आप लेआउट या इंटरफेस डिज़ाइन कर रहे होते हैं किसी भी एप्लीकेशन प्रोडक्ट का, तो क्या बेसिक प्रिंसिपल्स या क्या ह्यूरिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं वो आपको अप्लाई करने चाहिए वाइल डिज़ाइनिंग एन एप्लीकेशन। ये नहीं कि आप डेवलपमेंट करने के बाद देखें कि फीडबैक प्रोवाइड हो रही है और कंसिस्टेंट है, कलर कम्बिनेशन कैसे हैं, एरर मैसेजेस कैसे हैं, नेचुरल लैंग्वेज, नेचुरल कन्वेंशन या कंसेप्चुअल मॉडल प्रॉपर्ली मैप किया गया। तो ये डिज़ाइन करते वक्त डिज़ाइनिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई होने चाहिए, ना कि आप ये सोचें कि इम्प्लीमेंट करने के बाद। अब हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन को हमने जब प्रेजेंट करना है, जो भी हम फीचर्स दिखा रहे हैं, जो भी हमने आउटपुट पे शो करना है, जो भी इंफॉर्मेशन में डिस्प्ले करनी है, उसके मेजर 3 प्रिंसिपल्स क्या फॉलो होते हैं। वो 3 प्रिंसिपल्स हैं, नंबर 1 ऑर्गेनाइज, सेकंड इज इकोनोमाइज एंड थर्ड प्रिंसिपल इज कम्युनिकेट। वन बाय वन हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइज में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, और जब हम ऑर्गेनाइज के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो उसके अंदर हम क्या चीज़, क्या क्या प्रिंसिपल्स या क्या फैक्टर्स को हमें देखना पड़ता है। ऑर्गेनाइज का मतलब है प्लान इन ऑर्डर और टू डिज़ाइन और टू रिलेट, ये बेसिक डेफिनेशन है ऑर्गेनाइज करने की। जब हम ऑर्गेनाइज की बात करते हैं तो कंसिस्टेंसी को देखना है हमने, जो भी चीज़ प्रेजेंट कर रही है कंसिस्टेंट हो, और वो चाहे लेआउट है, वो कंट्रोल है, फीचर्स हैं, वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है, वो कलर कम्बिनेशन है, वो लेबल्स है, वो हेडिंग का साइज, सब हेडिंग का साइज, वो फॉन्ट का साइज, और ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंसी के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी को देखना है, अभी हम वन बाय वन देखेंगे कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है। कंसिस्टेंसी, फिर हम स्क्रीन लेआउट को देखेंगे, फिर रिलेशनशिप को देखेंगे, नेविगेशन को देखेंगे। जब एक इंटरफेस जो है वो ऑर्गेनाइज वे में आता है तो उसके अंदर फिर ये चीज़ें देखी जाती हैं कि क्या वो कंसिस्टेंट है, क्या उसमें जो भी ऑप्शंस या दिखाई जा रही है उसकी फिर स्क्रीन लेआउट की बात होती है। अगर आप वेब पेज की बात करें तो उसकी भी लेआउट की बात हो जाती है। कंसिस्टेंसी को देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। ऑब्जर्व द सेम कन्वेंशन एंड रूल्स फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूजर इंटरफेस। ये बार बार हम प्रिंसिपल पढ़ा चुके हैं कि एप्लीकेशन कंसिस्टेंट होने का मतलब ही यही है कि जो भी आप पूरे, सिर्फ एक पेज की बात की, पूरी एप्लीकेशन की, पूरे सॉफ्टवेयर की या पूरी ऐप की जो लेबल्स हैं, कंट्रोल्स हैं, ऑप्शंस हैं, डिस्प्ले हैं, जो भी कन्वेंशंस आप यूज करें वो थ्रू आउट सेम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक पेज पर आपने एक लेआउट फॉलो किया हुआ है, एक एक पेज से आप दिखा रहे हो हॉरिजॉन्टल और दूसरे पेज पे आप वर्टिकल इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं। एक पेज पे आप कॉलम वाइज में कर रहे हैं और एक पे आप सिंगल पेज पे आप दिखा रहे हैं। तो मिसाल समझाना चाह रहा था। इसी तरह लेआउट, कंट्रोल, कलर कम्बिनेशन की बात आ जाती है, ये सारी चीजें, और थ्रू आउट सेम होना चाहिए। आपने नेविगेशन सपोर्ट रखी हुई है और आप सिर्फ होम पेज पे ही दिखा रहे हैं, फ्रंट पेज पे आपने फोकस किया हुआ है और नेक्स्ट पेजेस पे आपने कोई कंसिस्टेंसी या कोई नेविगेशन ही नहीं रखी हुई, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। ऑब्जर्व द सेम कन्वेंशन एंड रूल्स फॉर द all the elements of user interface, follow cultural conventions across user interface। तो consistency is difficult to achieve, but आपको मेहनत करनी पड़ती है, नोट करना पड़ता है, आपको पहले प्लान करना पड़ता है कि पेज अलर्ट से भी हम स्क्रीन लेआउट की बात करते हैं तो थोड़ा सा और मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्रेस करूँगा। अनफॉर्चुनेटली अगर बोर्ड या कुछ और होता तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको ड्रॉ करके ये चीज़ें भी समझा रहा होता, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा इस वे में एग्जांपल देख के समझाना है और थोड़ा सा विजुलाइज करें, क्योंकि आपने ग्राफिक्स का कोर्स भी पढ़ा तो आप भी थोड़ा बेहतर समझ सकते हैं। इनोवेशन कंसिस्टेंसी के साथ वो एक और पॉइंट भी बताना चाह रहे हैं कि नई चीज लेके आए, जिद्दत लेके आए, बट ये नहीं होना चाहिए कि वो बेनिफिट की बजाय वो यूजर उसको अंडरस्टैंड ही ना कर पाए, यूजर उस चीज को ग्रास्प ही ना कर पाए। तो ये चीज होनी चाहिए कि थोड़ा सा डेविएशन या इनोवेशन हट के थोड़ी सी चीज हो, बट उस पर भी थोड़ा सा आप देख लें, ये ना हो कि वो जो इनोवेशन है वो आपको बाद में महंगी पड़ जाए। मीन्स महंगी पड़ने का मतलब ये है कि
बाज़ औक़ात आप जिद्दत लाते-लाते जो है वो उस पॉइंट ऑफ फोकस से हट जाते हैं, और जो चीज़ आप कन्वे करना चाह रहे हैं, जो मैसेज आप डिलीवर करना चाह रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप कन्वे करना चाह रहे हैं थ्रू वर्बल या थ्रू विजुअल किसी चीज़ के, तो ये चीज़ नहीं होती। फिर आ जाता है स्क्रीन लेआउट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जब आपने कोई चीज़ प्लान करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन दिखानी है, कोई डिस्प्ले करना है, तो पहले तो आपको एक पूरा लेआउट पता होना चाहिए, ओवरऑल पेज का साइज़ क्या है, या अगर लेआउट का साइज़ क्या है। उस पे आप हेडर फुटर रूलर लगा के राइट लेफ्ट ये सारी चीज़ें मार्क करके फिर देखते हैं, हेडर अलग निकाल लेते हैं, फुटर अलग निकाल लेते हैं। फिर जो आपके पास स्पेस रह जाती है, उसके अंदर भी आप मतलब आपने ऊपर प्लानिंग पहले की, अगर हेडर के अंदर अगर आपने एक कंट्रोल पैनल का एक ग्रिड बताना है, फिर अगर कोई आइकन अगर आपने शो करने हैं, शॉर्टकट्स की बात कर रहा हूँ, उसका एक पैनल बनाना है, फिर आप नीचे तो बेशुमार चीज़ है कि ग्रिड का मतलब ये है कि रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में कोई चीज़ आप दिखा रहे हैं एंड ग्रिड में। तो आप ग्रिड स्ट्रक्चर अगर फॉलो करते हैं, या अगर आपका एक पेज है, तो आपने ये नहीं है कि माइंड में आपने पेज को प्लान किया हुआ है कि अच्छा मैं मेन्यू कहाँ दिखाऊंगा, ऑप्शन कहाँ दिखाऊंगा, डिस्प्ले कहाँ पर करूंगा, इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल्स और फीचर्स नेविगेशन कहाँ करूंगा, सर्च फैसिलिटी कहाँ रखूंगा, वाइट स्पेसिंग का कैसा ख्याल रखूंगा, ये माइंड में नहीं होनी चाहिए। ये पेज पर डिजाइन होना चाहिए, उसके मुताबिक करना चाहिए। लोगों को पता नहीं है, बस जहाँ दिल आता है वो बटन बना देंगे, जहाँ दिल आता है वो लेबल फील्ड बना देंगे, ना बैलेंस देखेंगे, ना मिड देखेंगे, ना कोई अलाइनमेंट देखेंगे। तो ग्रिड स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लेट्स से जिस तरह मैंने फॉर्म डिजाइन करने का था, तो जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है लाइक उसकी एक अलग ग्रिड एक होनी चाहिए, उसके ऊपर लेबल होना चाहिए, उसके अंदर जो है वो सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन तरीके से एक प्लान हो। नीचे अगर एजुकेशन है तो एजुकेशन की अलग ग्रिड होनी चाहिए। तो हर एक ग्रिड स्ट्रक्चर को भी ले तो वो एक एक फोकस कर रही होती है कि ये इसके अंदर ये इंक्लूड है, तो उससे बैलेंस हो जाता है, उससे ये चीज़ होती है। तो इम्पोर्टेंट देखना चाहिए कि अगर हम ऑर्गेनाइज चीज़ें करनी है तो हमें सबसे पहले जो है कंसिस्टेंसी को भी देखना है कि हमने प्लान करना है कि यार हम लेबल कौन से मतलब साइज में, कलर में, फॉन्ट में, और मेन्यूज कैसे दिखाएंगे, नेविगेशन कहाँ दिखाएंगे हर पेज पे। फिर अगर आप सीएसएस को फॉलो करें, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स या स्टाइल शीट्स के प्रिंसिपल्स को फॉलो करें आप, और प्रॉपर तरीके से आप इसको लेके चले, तो कोई वजह नहीं होती कि आपका अच्छा डिज़ाइन हो। अगर आप अपने हर पेज की अलग ही थीम रखेंगे, अपने पेज से डिज़ाइन करेंगे, और कहीं हेडर कुछ है, कहीं फुटर पे कुछ है, कहीं जनाब डिस्प्ले किसी और तरीके से ग्रिड स्ट्रक्चर में, कहीं व्यू में है, कहीं फॉन्ट साइज कुछ हो रहा है, तो वो फिर आपकी प्लान नहीं होगी। ऑर्गेनाइज का मतलब ही होता है ऑर्डर में, एक एक ऑर्डर चीज, एक प्लान तरीके से, ठीक है। तो स्क्रीन लेआउट का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। और जब आप प्लान करते हैं तो आपने देखना है कि स्क्रीन का साइज क्या है और हमने किस तरह दिखाना है। ये ना हो कि पूरा पेज खाली हो और आपने छोटे से कोने पे एक लॉगिन का फॉर्म छोटा सा बनाया हो, आईडी और पासवर्ड और एक बॉक्स बना के आपने एक डिस्प्ले कर दिया लॉगिन पूरा नीचे। तो बैलेंस देखना है, और अगर आपने लॉगिन की स्क्रीन बनानी है तो पूरे पेज को छोड़ के आप फिर इसका एक छोटा सा एक विंडो सी बना दें। और उस पर ये भी कर सकते हैं, अगर आपने जावा में ग्रिड लेआउट्स पढ़े होंगे और उनको फॉलो करते हुए आप देखते हैं कि जब जो ही आप पेज को मैक्सिमाइज करते हैं तो वो जो लेआउट है वो उसके मुताबिक जो है ना वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, आपने ग्रिड लेआउट मेन्यू, ग्रिड लेआउट या डिफरेंट ग्रिड लेआउट्स पढ़े होंगे तो उसको देख के आप ये भी कर सकते हैं कि जो ही आपने पेज को मैक्सिमाइज किया, जो ग्रिड लेआउट है वो ऑटोमेटिकली उस पेज के साइज के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो ये चीज़ें भी थोड़ी सी आपने देखनी है। फिर रिलेशनशिप देखना है कि जो चीज़ हम ऑर्डर में प्लान कर रहे हैं कि पहले कौन सा कंपोनेंट हम या ऑब्जेक्ट कौन सा प्लेस करेंगे, फिर दूसरा कौन सा करेंगे। और जिस तरह फॉर्म की बात कर रहे थे कि हमने अगर एक एडमिशन फॉर्म बनाना है स्टूडेंट के लिए, तो सबसे पहले एडमिशन का एक सेक्शन या एडमिशन की इंफॉर्मेशन होगी, वो किस में लेना चाह रहा है। वो जान के मैंने जो है पहले पर्सन रख दिया, फिर एडमिशन एजुकेशन। तो पहले हायरार्की देखनी है कि पहले किसका रखना है, और फिर लेट से अगर रिलेशनशिप देखना है या थोड़ा सा एक आगे हम सीक्वेंस की बात करते हैं, तो अगर लेट्स से हम एडमिशन इंफॉर्मेशन की बात करें और सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि भाई कौन से डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, किस डिग्री में लेना चाह रहे हैं। अगर मैं इन
इन एट्रीब्यूट से पहले अगर मैं शिफ्ट और ये चीज़ों की बातें कर लूँ तो वो थोड़ा सा और उसका ख़राब हो जाएगा। तो पहले देखना है कि किस इंफॉर्मेशन या एट्रीब्यूट की इम्पोर्टेंस ज़रूरी है और उसके बाद फिर नेक्स्ट में आ जाता है। तो आप डेफिनेटली डिफरेंट कर सकते हैं, आप डिपार्टमेंट चूज करते हैं, उसके मुताबिक जो जो उसके डिसिप्लिन है वो डिस्प्ले हो सकते हैं या आ सकते हैं। और ये बात है रिलेशनशिप बिटवीन लिंक बिटवीन द रिलेटेड एलिमेंट्स, जो चीज़ आप शो कर रहे हैं या जो जिस सीक्वेंस से आप दिखा रहे हैं या जिस पैटर्न से आप दिखा रहे हैं और जो इंफॉर्मेशन अगर आप उस सेक्शन के अंदर दिखाना चाह रहे हैं ग्रिड की लेट से, उसका लिंक होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए उस चीज़ से ज़रूर होना चाहिए। ये ना हो कि वो एक फीचर ऐसे लग रहा हो या वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट लग रहा हो कि जो इससे उससे जुड़ा हुआ ना हो। लेट से मैंने एक मिसाल दी थी कि आपके पास कुछ 5 फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मिसाल देने को आपको समझाई थी कि आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट है, लेट से सर्कल्स हैं कुछ पड़े हुए, 2 सर्कल है एक स्मॉल में, एक लार्ज सर्कल है, कुछ रेक्टेंगल्स पड़े हुए हैं स्मॉल में लार्ज में, और एक कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हटके है, लेट से पैरेललोग्राम पड़ा हुआ है। अब लेट से कुछ भी हो सकते हैं, कोई टेक्सचुअल है, कोई प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, कोई वीडियो है, कोई चीज़ समझाने की। जो नंबर 5th वन है वो बिल्कुल हटके है, या तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ये बिल्कुल हटके होगा, ये गैर जरूरी नहीं होगा मगर हटके चीज होगा। तो पहले आपने देखना है कि किस किस का लिंक टुगेदर है। फॉर एग्जांपल वो जो 2 सर्कल है वो आपस में लिंक टुगेदर है, यानी कुछ इंफॉर्मेशन उनसे जुड़ी हुई है, तो वो आपने एक साथ रखने हैं। और जो लेट्स से रेक्टेंगल है या वो आपस में साथ रखने हैं। और जो डिसोसिएटेड एलिमेंट है, अनरिलेटेड एलिमेंट है, उसको आपने कैसे प्लेस करना है, कहाँ प्लेस करना है, ये चीज देखनी है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर है लेट्स से उसको किस जगह लेआउट में या अपने पेज के अंदर किस तरह इंफॉर्मेशन को दिखाना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एसोसिएटेड या लिंक एलिमेंट्स को टुगेदर एक जगह रखें, और जो डिसोसिएट है या अनरिलेटेड है या हटके है उसको कहाँ आपने प्लेस करना है। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिलेशनशिप में कि आपने पहले देखना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ और कैसे प्लेस करनी है। साथ साथ उसकी नेविगेशन का ख्याल रखना है, वन पेज टू अनदर पेज और फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ, टैबिंग आप करते हैं, टैब्स आप दबाते हैं, फॉर्म बना होता है, आप सिर्फ माउस को लेके चले टैब करते हैं तो वो एक टैब के नीचे सीक्वेंस आ रहा है, एक दाएं आ रहा है, एक बाएं आ रहा है। क्यों कि प्रॉपर आपने तरीके से उसको जब आप डिज़ाइन कर रहे थे वो आपने उस तरीके से उसके जो कंपोनेंट्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं प्रॉपर उसकी सीक्वेंसिंग नहीं की। कभी आप उसको राइट कर रहे हैं, कभी लेफ्ट कर रहे हैं, कभी नीचे, तो जो ही आप जब रन करते हैं तो वो उसकी टैबिंग सीक्वेंसिंग खराब हो रही होती है। और हमेशा स्क्रीन पे बैठ के एट्रीब्यूट्स और फॉर्म का लेआउट और वहां पर सोचा नहीं जाता, पहले आप रफ स्केच पे बनाते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहला प्रिंसिपल हमने पढ़ा ऑर्गेनाइज, इसका इसी तरह हम बार बार दूसरे सेक्शन देखेंगे और इसको एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। जो चीज़ है, जो सेक्शन है, उसको एग्जांपल के साथ डिस्कस करें। अगर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऑर्डर में कर रहे हैं, तो मैं रिपीट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और ऑल द एलिमेंट्स जो भी आप उस चीज़ में डिज़ाइन में दिखा रहे हो, ऑल द एलिमेंट्स इन द यूजर इंटरफेस विल फॉलो द सेम कन्वेंशन। देन उसके अंदर जो है आपके पास एक लेआउट की बात होती है, और स्क्रीन लेआउट की ऑर्गेनाइज ताकि पता होना चाहिए कि लेआउट कहाँ है, कहाँ हेडर फुटर, कहाँ मेन्यूज, कहाँ आपने लोगोस, कहाँ आपने आइकन्स का शो करना है। फिर आपके पास जो स्पेस बीच में रह जाएगी उसको वाइट बैलेंस यानी वाइट स्पेस को, यानी ब्लैंक स्पेस जो होती है, जो खाली स्पेस है, उसको छोड़ के कितनी इंफॉर्मेशन आपने किस तरह दिखाना है। पूरा मैसी भी नहीं करना और बिल्कुल सिंपल भी नहीं करना कि फीका से लगे, तो बड़ा बैलेंस करके आपने लेआउट को लेके चलना होता है। फिर नेविगेशन है, रिलेशनशिप है। फिर हम इसके सेकेंड प्रिंसिपल पे आते हैं, जब भी आप इंटरफेस को डिज़ाइन करें एक ऑर्गेनाइज तरीके से करें, क्योंकि इन लेक्चर के बाद जो अपकमिंग लेक्चर्स होंगे उसको उसमें आपको टास्क दी जाएगी, क्लास असाइनमेंट लेक्चर को टास्क दे दी जाएगी या होम असाइनमेंट के लिए भी दी जाएगी और क्लास के लिए भी, कि आप ये चीज़ इन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए एक ऑर्गेनाइज तरीके से डाटा को प्रेजेंट करें या उसकी इंफॉर्मेशन को दिखाएं
और कोई टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन हो सकती है, आप उसको उसको लेआउट इन चीज़ों को करते हुए दिखा सकते हैं, जिसमें आप ऑर्गेनाइज, सिंप्लिसिटी, कन्वेंशन, कंसिस्टेंसी, लेआउट, पेज साइज, इन चीज़ों को, प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए आप वो चीज़ को मद्देनजर रखेंगे और सो दैट यूजर कैन इजीली एक्सेस ये सारी चीज़ें। फिर आ जाता है इकोनोमाइज। इकोनोमाइज की बात जब करते हैं तो एक टर्म होती है इकोनॉमी, दैट इज समथिंग डिफरेंट। इकोनोमाइज की बात जब करते हैं तो फ्यूअर ऑप्शंस या कंट्रोल्स की बात करते हैं कि जब आप एक पेज पे इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसमें कंट्रोल्स भी दिखाएंगे। और कंट्रोल्स का मतलब है कि फीचर्स या ऑप्शंस या उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए भी जो भी आपने मैकेनिज्म रखा हुआ है, तो जो ऑप्शंस या फीचर्स जो आप दिखाएंगे वो that must follow simplicity in itself, clarity, distinctiveness, emphasize। ये चीज़ें जब आप पेज पे दिखा रहे हैं, आपने ऑर्गेनाइज प्रिंसिपल को फॉलो किया, फिर आप इकोनोमाइज पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं, जो भी आप इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं, जो आपने सेट ऑफ फीचर्स डिस्प्ले किए हुए हैं या ये फीचर है, फिर उसके बाद उसके आप इंफॉर्मेशन को दिखाते हैं, वो सिंप्लिसिटी को फॉलो करना चाहिए कि प्लेन हो या डल नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल प्लेन ही ना हो, बिल्कुल डल भी ना हो, बैलेंस करके एक कोई भी आप इंफॉर्मेशन या उसकी डिस्प्ले कोई चीज़ दिखाते हैं वो होनी चाहिए। क्लैरिटी ऑफ माइंड, जिस तरह आपने 7 C's पढ़ा, आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा बिजनेस कम्युनिकेशन, उसमें 7 C's आपने पढ़े होंगे कि जो इंफॉर्मेशन जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो जो आप इंफॉर्मेशन या टेक्स्ट दिखा रहे हैं, it must be presented in this way कि it shows the clarity of mind या clarity of thoughts of a जो भी राइटर है जिसने वो लेटर लिखा है या कोई कम्युनिकेट कर रहा है, तो इस तरह जो भी आप कंपोनेंट्स या इंफॉर्मेशन चीज दिखा रहे हैं, इट मस्ट बी क्लियर इन इट्स मीनिंग। जो टेक्सचुअल है, ग्रामेटिकल मिस्टेक से पाक होना चाहिए डेफिनेटली। जो आप विजुअली कोई इमेज पॉइंट से कोई चीज़ दिखाना चाह रहे हैं तो वो भी क्लियर होना चाहिए, उसमें इल्यूजन नहीं होना चाहिए, और उसमें कोई दो राय या इस तरह की चीज़ें ना हो कि कंफ्यूज कर सके यूज़र को। डिस्टिंक्टिवनेस, एक पेज से दूसरे पेज, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन जब आप जाएं, फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट, इट मस्ट बी डिस्टिंक्टिवनेस, ठीक है, मतलब डिफरेंट आपको वो एक चीज लगे या डिस्टिंग्विशनेस फील हो रही हो आपके, तो डिस्टिंक्टिवनेस का भी फीचर एक आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। एम्फेसाइज, तो इकोनोमाइज में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक फीचर है कि एम्फेसाइज अगर आपने किसी पॉइंट पे करना है, किसी आपने इंफॉर्मेशन पे कराना है, किसी आपने अपने जो पूरे जो एक ऐप है या आपकी वेबसाइट है, जो प्रोडक्ट है, उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है, सेलिएंट फीचर है, लेट्स से ई कॉमर्स में शॉपिंग का, बाइंग क्रेडिट और क्रेडिट कार्ड, और ये पेमेंट का और शॉपिंग का, लिस्टिंग का, हिस्ट्री का, और ये सारी इंपॉर्टेंट फीचर्स लेट्स से अगर हैं, तो एम्फेसाइज कैसे कराना है उसको, अदर एलिमेंट से कैसे एक शो करना है, प्रेजेंट करना है। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंफॉर्मेशन आप प्रेजेंट करें तो वो सिंप्लिसिटी ऑफ जो कहते हैं प्रेजेंटिंग एन एलिमेंट या प्रेजेंटिंग एन इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, जो चीज़ आप दिखाना चाह रहे हैं, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए उसमें, क्लैरिटी ऑफ क्लियर मीनिंग होने चाहिए। जो डिस्टिंक्टिवनेस को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल वन सेक्शन से आप, डिस्टिंक्टिवनेस होता है जुदा, थोड़ा सा डिफरेंट लगे या बेहतर लगे, और जब आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन जाएं या एक पेज से दूसरे पेज जाएं तो यूजर कैन फील चेंज ये नहीं है कि उसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर दें, लेआउट चेंज कर दें, फॉन्ट साइज चेंज कर दें, उसको फील हो। फॉर एग्जांपल आप एम्प्लॉय की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, और आपने ऊपर डिफरेंट वे से आप उसको आप दिखा सकते हैं। आप टैब कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ऊपर टैबिंग रखी हुई है, पहली जो टैब है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, सेकंड जो है उसकी एजुकेशन है, फिर एक्सपीरियंस एंड सो ऑन। ये आप टैबिंग अगर नहीं कर रहे तो आपने एक पेज पे ही वो सेक्शन बाय सेक्शन रखा हुआ है, वो सा रखा हुआ है, या आपने सब फॉर्म्स बना के रखा हुआ है, या फ्रेमिंग, बेसिकली फ्रेमिंग टेक्नोलॉजी को तो अवॉइड करना चाहिए, आगे डिजाइन के प्रिंसिपल्स आएंगे। तो डिस्टिंक्टिवनेस थोड़ा सा हट की चीज होती है। अगर आपने कुछ फीचर्स हैं जिसमें से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो उसके कोर फीचर्स हैं,
तो वो थोड़ा सा ज़रा डिस्टिंक्टिवनेस मीन्स के किसी एम्फसाइज करके उस पे थोड़ा सा आपने उस फीचर को किसी और तरीके से आप प्रेजेंट कर दें, या उसका उसका उस उसको बोल्ड कर दें, उसकी हेडिंग को, और उसमें कोई जिस तरीके से उसको नुमाया करना चाहिए थोड़ा सा आप कर सकते हैं। देखिए ना, बाज़ औक़ात आप देखें ऐसे ही होता है कि जब कोई टीचर पढ़ा रहा होता है, लेट से कोई खास एक पॉइंट आता है, तो वो जो कहता है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ टुडेज लेक्चर या मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है, तो वो थोड़ा सा उसको फिर एम्फसाइज करवाता है, थोड़ा सा उसमें स्टूडेंट को तवज्जो दिलवाता है, थोड़ा थोड़ा सा उसको तवज्जो से। तो इसी तरह जब एक आप किसी भी इंफॉर्मेशन को आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं, कोई चीज़ दिखा रहे होते हैं, तो उसमें कुछ ऐसा फीचर्स या ऐसे इंफॉर्मेशन आ रही होती है जो थोड़ा सा हटके है, तो उसको आप डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल से या डिफरेंट उसकी थोड़ा सा लुक चेंज करके थोड़ा सा आप उसकी करके दिखाया जा सकता है, जो डिस्टिंक्टिव फीचर है, ठीक है, डिस्टिंक्टिव हो या हटके थोड़ा सा आप हो, तो वो आप उसको ये दिखा सकते हैं। फिर हम आते हैं एम्फसाइज, मैंने बता दिया कि बाज़ औक़ात आप एम्फसाइज कर रहे होते हैं और उस डिस्टिंक्टिव फीचर को या उस इंफॉर्मेशन पे आप एम्फसाइज करवाना चाह रहे होते हैं। जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, देखिए ये माइंड में रखने चाहिए। जब एक आप एक पेज, एक वेबसाइट, एक ऐप या कोई चीज़ माइंड में डिज़ाइन कर रहे हैं, अभी कोडिंग तो दूर की बात है भाई, कोडिंग लोग पहले सोच रहे होते हैं, यार ये पता नहीं कैसे होगा, हम कैसे कर लेंगे, वो एक अलग चीज़ है। पहले तो आपके देखें प्रोफ़ेशनल में जो है वो रिक्वायरमेंट्स जब आफ्टर वेरिफिकेशन, क्लाइंट से वेरिफिकेशन, एक चेकलिस्ट वेरीफाई होके एसआरएस जब तैयार होती है, मेक श्योर हो जाते हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं क्योंकि स्कोप में चेंजिंग फ्रॉम द क्लाइंट रिक्वेस्ट आ जाती है, स्कोप क्रिपिंग की बात होती है। तो उसके बाद सबसे पहले जो है सेकंड स्टेप होता है वो डेटाबेस डिज़ाइन होता है। डेटाबेस डिज़ाइन जब नॉर्मलाइजेशन सारी चीज़ें अप्लाई होकर डेटाबेस से आप ओके हो जाते हैं, जब मेक श्योर हो जाते हैं, ये नहीं है कि आपने 2 टेबल बनाए, फिर रिक्वायरमेंट कर दें, फिर कोडिंग शुरू कर दें, फिर लेआउट बना दें, फिर टेबल छेड़ दें, फिर एट्रीब्यूट डाल दें, फिर तबाही मच जाती है। ऐसा कभी नहीं होता। फिर आपके कभी भी टेबल जो है ना आपसे ना बैलेंस्ड होंगे, ना आपके रिलेशन लगेंगे। ये स्टूडेंट गलती करते हैं। यही स्टूडेंट गलती करते हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर जब वो कोडिंग का फेज स्टार्ट करते हैं, तो वो ये करते हैं कि थोड़ा सा फॉर्म डिज़ाइन कर लिया, थोड़े से टेबल बना लिए, थोड़ी सी कोडिंग शुरू कर दी, फिर कोडिंग शुरू कर दी, रिक्वायरमेंट उसमें चेंज कर दी उसी के फीचर के अंदर। फिर नई इन्फॉर्मेशन जब आती है वो डेटाबेस के अंदर एट्रीब्यूट्स एंटिटीज में डालते नहीं है, वो क्यूरी नहीं लग रही होती, वो रिलेशनशिप प्रॉपर नहीं हो रहे होते। तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे तो काम बेहतर होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है वो कम्युनिकेट का एक प्रिंसिपल है। इसको देखते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। डेफिनेटली जब आप इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप दिखा रहे हैं, वो फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन है। लेट से मैं अगर व्हाइल डिलीवरिंग अ लेक्चर में से इतनी पुतौशी ना हो कि यार सर हेलो सीआर, ये एवरीबॉडी अगर क्लास में बैठे तो सब एक दूसरे का मुंह देख रहे होते। तो अब सर लेक्चर प्रेजेंट करते करते व्हाट्स हैपनिंग विद सर, why he is speaking in different language, why he is speaking in Chinese। तो अगर मैं let's say कोई explain कर रहा हूँ, if my mode of language is not communicatable, not understandable, I'm explaining but it's not understandable, communication तो हो रही है। let's say मैं कोई पितौंची सुना, अब वो इसका मतलब एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल देना, और हाउ का मतलब यस यस या हमारे वो चाइनीज एक सर थे, मुझे याद है, ये सन 2000 की बात है, और एमएस का कोर्स पढ़ाने आए थे 2001 खत्म हो गया, 2001 में एमएस स्टार्ट हुआ, और उनका नाम भी मुझे याद आ रहा है, डॉक्टर थे, और सोमरू, डॉक्टर तारिक सोमरू, ठीक है, डॉक्टर तारिक सोमरू, पीएचडी फ्रॉम आई थिंक सो चाइना से उन्होंने की थी। तो वो चाइनीज अपने टीचर्स की बातें फ्रेजेस भी उनको याद थी, और वो एक मुहावरा बोलते थे, तीन तौन, यानी एक कान से सुनना दूसरे कान से निकालना। बाज़ अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो बैठे हैं तसव्वुर जाना किए हुए, क्लास में आंखें खोली होती है मगर ध्यान कहीं और होता है। तो वो कुछ टीचर पे इस तरह कहते थे कि यार टीचर सुन नहीं रहे, तुम एक कान से सुन रहे हो दूसरे कान से निकाल रहे हो, तुम्हारा ध्यान नहीं है। तो कम्युनिकेशन, अब जो चीज़ आप दिखा रहे हैं, देखिए वो टेक्सचुअल है, वो आप किसी आप
आपने साइंस सिंबल्स को मेटाफोरिक रिप्रेजेंटेशन, जिस तरह मेटाफोर्स हमने पढ़ा, किसी भी आप सिस्टम फंक्शनैलिटी को किसी आइकन्स या सिंबल्स या मेटाफोर का मतलब किसी आइकन या सिंबल या साइन या इमेज से आप उसकी रिप्रेजेंटेशन या फंक्शनैलिटी को सिस्टम को दिखा रहे हैं, वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अगर वो कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपरली डिलीवर नहीं हो रही, वो अंडरस्टैंडेबल नहीं हो रही, तो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो जो चीज़ अभी आप इंफॉर्मेशन दिखाएं, जो आप लेआउट या फॉर्म या वो चीज़ें आप डिस्प्ले कर रहे हैं, वो प्रॉपरली कम्युनिकेट हो सके। तो उसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं? कम्युनिकेशन एक सोशल प्रोसेस डेफिनेटली, जो भी आप साइन या सिंबल्स या इमेजेस या वर्बल, जो भी आप टेक्सचुअल, आप उसको कोई चीज़ वर्बल टेक्सचुअल आप कोई चीज़ दिखा रहे हैं, तो उसमें उसके फॉन्ट साइज, उसके कलर कम्बिनेशन, लेआउट, अगर कोई सिंबल साइन है या इमेज है तो उसकी वो साइन जो है, वो इमेज जो है, वो सिंबल जो है, उसके क्या मकसद है। जिस तरह मैंने कहा था कि आपने जब आपको इंटरफेस डिज़ाइन का ना पता हो तो आप स्टडी ऑफ सिमेटिक्स यानी स्टडी ऑफ सिंबल्स को थोड़ा सा देखिए कि सिंबल्स क्या है, साइंस क्या है, उनके मकसद क्या है। इस जो थीम है इसको दिखाने के लिए, या ये जो वर्ड है इसको दिखाने के लिए क्या सिंबल्स यूज हो रहे हैं, क्या ज्यादातर यूज किए जाते हैं हमारे हमारे नेचुरल कन्वेंशन में। कैसे होता है, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ कि हमारी जब हम ड्राइव करते हैं तो हमारे जो है वो राइट साइड से, सॉरी, राइट हैंडेड जो कार्स होती हैं, ठीक है, और जो अब्रॉड में वो लेफ्ट लेफ्ट हैंडेड कार होती है, क्योंकि हम राइट साइड से ओवरटेक करते हैं, अब्रॉड में जो है वो लेफ्ट साइड से ओवरटेक करते हैं। अब लेट से ये कानून यहाँ पर अगर अप्लाई करेंगे तो तबाही मच जाएगी, क्योंकि लोग ग्रास्प नहीं कर पाएंगे, एक्सीडेंट होना शुरू हो जाएगा, थीम ही खराब उल्टी हो जाएगी। तो शुरू से उनका जो स्टैंडर्ड है वो गोरों का उन्होंने अपना रखा हुआ है, हमने अपना रखा हुआ है। तो लेट से जो हमारे यहाँ पर कन्वेंशन है, लेट से अगर हम कोई चीज़ डिज़ाइन करना चाहते हैं, वो डिज़ाइन उस कार में, उसके पार्ट्स में, उसमें जिद्दत आ सकती है, मगर लेट से हम लेफ्ट हैंडेड ही कर देंगे तो वो एक बहुत लेफ्ट हैंडेड ये नहीं है कि यहाँ पर डिजाइन नहीं होती या लेफ्ट हैंडेड कार नहीं है, बाहर से बोर्ड तो होती है और बनाते भी है, बट जनरल आवाम के लिए अगर मेडिसिन कर देंगे तो फिर वो बड़ा मसला होना शुरू हो जाएगा, और वो जनाब वो कहते हैं ना, वो बाले जान बन जाएगा और रोला गोला हो जाएगा। तो जो चीज़ आप दिखा रहे हैं, इंफॉर्मेशन आप प्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छा ये मैं स्टूडेंट्स को वाकई देखता जा रहा हूँ, ये मेरे पास नाम भी आते हैं और नाम भी चले जाते हैं, और साथ मैं विद द पैसिव टाइम थोड़ा सा नाम भी देखता हूँ कि कौन कौन से रेगुलर है और किस तरह क्लास चल रही होती है, और कौन से स्टूडेंट आते हैं और कब चले जाते हैं और क्या कर रहे होते हैं, तो ये भी मैं माइंड में साथ साथ चल रहा होता है। तो कम्युनिकेशन, जब आप इंफॉर्मेशन को आप प्रेजेंट कर रहे हैं, तो अब ये छोटे छोटे जो प्रिंसिपल्स हैं, फॉर एग्जांपल हमने ऑर्गेनाइज की बात की, स्क्रीन लेआउट की बात की, कंसिस्टेंसी की बात की, हमने रिलेशनशिप की बात की, हमने नेविगेशन की बात की, हमने जनाब डिस्टिंक्टिवनेस की बात की। जुनैर अपना माइक डिसेबल करें, सैयद जुनैर। तुम लेट आते हो, तुमने भी एक्शन मारने शुरू कर दिए हैं। एक्शन बंदा तब मारता है जब बंदा चौड़ा हो जाता है, जब बंदे के पास जो है ना बहुत आहो, ठीक है, या तो बहुत वो आलिम फाजिल बन जाता है, या बिल्कुल वेला हो जाता है और कहीं और ध्यान लग जाते हैं ना जब किसी पुट्ठे कामों में, तो फिर बंदा इस तरह की हरकतें करता है। जब किसी मकाम पे पहुंचोगे ना, फिर एक्शन मारते हुए स्टूडेंट अच्छा लगेगा। अक्सर मैंने इसको कहा, यही हरकतें करता है। जुनैर के भी ना, वो कहते ना चुट, पंजाबी कहते चुट बन गया लंबा, वो कहते ना साण बन गया, वो जराफे की तरह हाइट निकाल दी, चुट लंबा चौड़ा हो गया, कन खिंचन की लोड़ रहेगी पैक की। वैसे तो इतनी हाइट होगी कि मेरे ऊपर से भी ये गुजर जाएगा, मगर जो है ना तो ये इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। आप देखिए, ये मैंने कुछ 6-7 प्रिंसिपल्स पिछले उनके देखे। तो अब कम्युनिकेशन में भी जब कोई चीज़ दिखा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने बात की साइंस, अभी आगे इस्तेमाल होगा, तो साइंस भी जब हम कोई चीज़ साइन से या इमेज से या आइकन से कोई चीज़ दिखा रहे हैं, वो भी कोई चीज़ मैसेज ट्रांसमिट कर रहा होता है। वो भी कोई चीज़ लोग उससे परसीव या एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल हमने विजुअल परसेप्शन पढ़ा, कोई चीज आप देखते हैं, हमने पूरा टॉपिक पढ़ा विजुअल परसेप्शन, आप इससे क्या चीज हासिल कर रहे हैं, ये चीज आपको क्या कन्वे कर रही है। हर एक का माइंड है उस पॉइंट तक नहीं पहुंच सकता, और बाज़ का तस्वीर के दो रुख भी होते हैं, तो हर पहलू पे सोचना पड़ता है। तो अगर आप कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें बेस्ट डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं, और वन बाय वन देखते हैं। लेजिबिलिटी का क्या मतलब है, रीडेबिलिटी, टाइपोग्राफी, सिंबलिज्म एंड कलर्स। और कलर्स पे फिर एक आपका
अभी नेक्स्ट पार्ट है, उस पर लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे कि कलर्स भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन, उससे भी कोई मैसेज एक हासिल हो रहा होता है। तो लेजिबिलिटी का मतलब है कि रीडेबल, अंडरस्टैंडेबल, डिस्टिंग्विशेबल, नोटिसेबल। रीडेबल भी इसके अंदर ही आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक्यूरेट की बात करें और करेक्टनेस की बात करें कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि सिस्टम हमें एक्यूरेट और करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। और तो एलिजिबिलिटी का मतलब है कि जो भी आप उसमें कंपोनेंट्स दिखा रहे हैं, ये एलिमेंट्स जो दिखा रहे हैं, जो भी उसके अंदर सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कंट्रोल्स आप यूज करें, जो इस पे इंफॉर्मेशन आप डिस्प्ले कर रहे हैं, वो नोटिसेबल, डिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए। तो लेजिबल नोटिसेबल होता है, इलेजिबल अननोटिसेबल, अनडिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए। तो ये बाज़ औक़ात जो भी आप टेक्स्ट दिखा रीडेबल, जो टेक्स्ट है, जो फॉन्ट साइज है, उसका जो कलर है, बहुत मैटर कर रहे होते हैं। आपको नजर आ रहा है कि ये नोटिसेबल है, ये रीडेबल है, मगर जब आप उसको प्रीव्यू में देखें, खुद पढ़ें, आपको पता लग जाएगा कि पढ़ने में कितनी दुश्वारी है। ये कलर्स, ये जिस चीज़ से आपने इसको हमेशा जो है वो लाइट बैकग्राउंड पे डार्क फॉन्ट आपने उठाना है। ये डार्क बैकग्राउंड पे लाइट फॉन्ट नहीं उठाना चाहिए, वो आंखों को चुभता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बैकग्राउंड डार्क आपने रखा हो, लेट्स से रेडिश, कलर को भी देखेंगे आपको पता लगेगा, रेड और जामनी और ये ब्लैक, और उस पे आपने फॉन्ट अगर वाइट और ये येलो रखा तो वो आंखों को चुभेगा। हमेशा जो कलर कॉम्बिनेशन की जो एक बेसिक थीम है वो हमेशा ये होता है कि बैकग्राउंड हमेशा कलर आप लाइट रखते हैं, और जो फोरग्राउंड जो टेक्स्ट है, जो फॉन्ट का साइज है, वो हमेशा डार्क उठाते हैं, और वो बैलेंस्ड होना चाहिए। ये नहीं है कि वाइट है और उस पे रेड डार्क कलर तो रेड से कर दो, तो वो एक अजीब सा लगता है। डिपेंड्स अपॉन कि ब्लैक में या ब्लू में आप दिखा सकते हैं, ब्लू ब्लू कलर एक्सेप्टेबल। तो इट डिपेंड्स कि आप जो भी टेक्स्ट दिखा रहे हैं, जो भी ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, वो मस्ट बी रीडेबल और अट्रैक्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि आपकी आंखों को बुरा लगे और चुभे आंखों को। तो हमेशा जब हम कहते हैं ना कि जब पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आपने पूरी प्रेजेंटेशन के फॉन्ट साइज और पूरी वो स्लाइड भरी होती है। जब हम कहते हैं प्रीव्यू करके खुद पढ़ें, आपसे खुद पढ़ा नहीं जा रहा होता भाई, नेक्स्ट स्लाइड्स भी होती है, आगे भी लेके चल रहे होते हैं और आस्ता आस्ता कर रहे होते हैं। ये तो नहीं कि मैंने अब ये 5 प्रिंसिपल है, एलिजिबिलिटी, रीडेबिलिटी, टाइपोग्राफी, ये मैं एक ही स्लाइड बता दूं, तो दो दो करके एक एक करके आप ये आस्ता आस्ता करके उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो रीडेबल होना चाहिए, और जो भी ग्राफिक्स है, टेक्स्ट है, वो इजीली आइडेंटिफाई कर सके, उसको इंटरप्रेट कर सकें, और जब भी आप उसको डिस्प्ले करें वो अट्रैक्टिव और इनवाइटिंग, और यूजर मस्ट बी इनवाइटिंग टुगेदर, मींस के उसको अट्रैक्ट कर सके और वो उस पर इन्वॉल्व हो सके। टाइपोग्राफी रीडेबिलिटी पढ़ने के हवाले से है, और लेजिबिलिटी नोटिसेबल है नहीं है, ये सारी चीजें। टाइपोग्राफी आ जाते हैं, उसका टाइप फेसेस आ जाते हैं, उसका उसका फॉन्ट, उसका क्या फॉन्ट है। और आपको पता है कि फॉन्ट मैक्सिमम जो 72 पॉइंट्स तक जाता है, और फॉन्ट साइज मैटर कर रहा होता है कि आपने किस फॉन्ट में प्रेजेंट किया, और कहीं आप किसी फॉन्ट में दिखा रहे हैं, नेक्स्ट किसी और फॉन्ट में दिखा रहे थे। जब आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट्स की बनाते हैं, तो आप उस पर प्रॉपर जो है हेडिंग साइज, उसके फॉन्ट और ये सारी चीज़ों का मैटर कर रहे होते हैं, और इंडेक्सिंग बना रहे होते हैं, और ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट्स भी वो लॉग में जनरेट कर रहा होता है, और एट द एंड आप उसको जनरेट भी कर लेते हैं। टाइप सेटिंग्स स्टाइल्स आ जाता है, बोल्ड, इटैलिक आ जाता है। फिर आप उसके अंदर आ जाते हैं, उसमें आ जाते हैं कि टाइप स्टाइल्स के अंदर ये भी आ जाता है कि आपने रोमन, एरियल, जॉर्जिया, ब्लैक, वर्डेना किस में रखना है। अब हम सिर्फ जो है ना, हमें 2-3 फॉन्ट, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल और ये पता है। तो स्क्रीन पे अगर आपने स्क्रीन से पढ़ना है, स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, मैंने बताया था सेंस सेरिफ और सेरिफ फॉन्ट जो है, अगर आपने हार्ड कॉपी में पढ़ना है, मतलब आपने पीडीएफ पढ़ने या अपने नोट्स पढ़ने या थीसिस के लिए आपने आर्टिकल रखे हैं, तो उसको सिलेक्ट करके उसका फॉन्ट जो है वो सेंस कर दें या सेरिफ कर दें। और या अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है, तो उसका फॉन्ट देख लें कि स्क्रीन पे डिस्प्ले करें, तो सेंस सेरिफ को सिलेक्ट करें और उसको प्रीव्यू लें, या सेरिफ को सिलेक्ट करके उसको प्रीव्यू लें कि स्क्रीन पे पढ़ने के लिए कौन सा बेहतर है। ठीक है, किस में ज़्यादा इजीली रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। तो वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू हमें जो 4-5 पता है, हम कभी भी अप्लाई नहीं करते। या हार्ड कॉपी में जब आप अपने हार्ड फॉर्मेट में पढ़ना हो, तो हम कभी भी वो सिलेक्ट नहीं करते जो जो बेहतर है। तो जो किताबों में या
प्रैक्टिस में कहा गया वो कभी भी फॉलो नहीं करते और अपने तौर पे जो मर्जी सेलेक्ट करके यार इसका स्टाइल ठीक है, इसका तो टाइप सेटिंग में डिफरेंट आ जाता है, उसको शेडो, राइट, जस्टिफाई, अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें। तो आपने उसको किस तरीके से ये चीज़ दिखाना है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा था जो नोटिसेबल है या जो मेन आपका डिस्टिंक्टिवनेस की असद ने क्वेश्चन किया था, तो उसको आप डिफरेंट टाइपोग्राफी या स्टाइल से उस इंफॉर्मेशन को या उसके फीचर्स को आप उसको दिखा सकते हैं। ये सारी चीज़ बड़ी एक उसको दिखा सकते हैं। फिर आ जाता है सिंबलिज्म। ये सारी चीज़ें जो है ये कम्युनिकेट कर रही हैं। जो चीज़ आप दिखा रहे हैं वो रीडेबल होनी चाहिए, वो रीडेबल ही नहीं है। ठीक है, फॉन्ट साइड आपने आपने सेलेक्ट कर लिया, टाइपोग्राफी में उसका फॉन्ट आ गया, स्टाइल आ गया, अच्छा चलो जी, सेटिंग आ गई, मगर वो रीडेबल ही नहीं है, वो पढ़ा ही नहीं जा रहा और नोटिसेबल ही नहीं है। चलो ठीक है, आपने इमेज तो दिखाया, आपने इंफॉर्मेशन तो दिखाई, मगर वो नोटिसेबल ही नहीं है, वो डिस्टिंग्विशेबल भी नहीं है, वो एक से दूसरे से जुदा नजर ही नहीं आ रही लेट से, या कोई चीज़ अट्रैक्टिव ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे आप अक्सर देखते हैं आप इंफॉर्मेशन कहीं पैनाफ्लेक्सिस पे, चार्ट्स पे या डिस्प्ले पे या आप नोटिस बोर्ड, वो बाज़ औक़ात इंफॉर्मेशन नज़र ही नहीं आ रही होती, रीडेबल ही नहीं हो रही होती, नोटिसेबल ही नहीं हो रही होती, फिर क्या होगा? तो वो कम्युनिकेशन तो रहेगी उधर ही, जो वो मकसद था कम्युनिकेट करने का, तो वो तो उधर ही रह गया और उधर ही वो फोत हो गया। तो सिंबल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, साइंस, आइकन, चार्ट, डायग्राम, वो कम्युनिकेट तो कर रहे हैं, मगर डेफिनेटली जब उसको प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसकी सारी वो जो जिस एंगल से वो याद होगा आपको कि जब आप कोई चीज़ अच्छी कोई भी डिज़ाइन दिखाते हैं उसमें डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें विजुअल एक्यूटी, कलर, एंगल, वो शार्पनेस ऑफ द कलर, ये सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। तो जो भी साइन, सिंबल्स, चार्ट, डायग्राम ये चीज़ें दिखा रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन तो कन्वे कर रही है, मगर इन अ प्रॉपर वे में जब उसको आप प्रेजेंट करेंगे, इन अ प्रॉपर फॉन्ट, इन अ प्रॉपर स्टाइल, और उससे तो वो डेफिनेटली कम्युनिकेशन करेगी, वो अपना मैसेज ट्रांसफर करेगी। तो इसका जो लास्ट पॉइंट है, कलर्स, कलर्स भी कुछ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, कलर से भी हम मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं, और कलर्स का इस्तेमाल से भी सॉफ्टवेयर में, सिस्टम में कुछ मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। जिस तरह साउंड भी कुछ मैसेज कन्वे करती है, जिस तरह साउंड भी रिस्पॉन्स देती है। अगर आप सिस्टम की साउंड देखें तो उसमें कोई एक्शन परफॉर्म होता है पॉजिटिव वे में, उसकी साउंड कुछ और है, और अगर कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है उसकी साउंड जो है वो बीप 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 करके अलर्ट करके कुछ आ रही होती है। तो वो जिस तरह साउंड्स भी कुछ मैसेज कम्युनिकेट कर रही होती है, तो इस तरह कलर्स भी इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे होते हैं। तो साउंड्स का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, क्योंकि साउंड सिर्फ उस जगह इस्तेमाल होगी जहाँ पर उसका कोई ख़ास मकसद होगा। हर सिस्टम में साउंड इम्प्लीमेंट नहीं होती इस तरह सॉफ्टवेयर या ऐप वगैरह में, तो साउंड्स का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। ज़्यादातर अगर अगर कोई ग्राफिकल बेस्ड एप्लीकेशन ना हो, जिस तरह जिसमें ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो मगर ये जो बाकी चीज़ें हैं उसमें कलर्स, तो इंशाल्लाह अभी ये जो लेक्चर सेशन ख़त्म हो रहा है और नेक्स्ट सेशन है उसमें कलर्स के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइज में होना चाहिए, फिर उसको कैसे जब कंट्रोल्स दिखा रहे हैं उसके वे में इकोनोमाइज होना चाहिए, और फिर जो चीज़ दिखा रहे हैं वो कम्युनिकेशन भी उससे हो भी रही है कि नहीं हो रही। ऑर्गेनाइज तो आपने बड़ा किया हुआ है, मगर वो कम्युनिकेशन शो नहीं हो रही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन को ज्वाइन करते हैं और ये लेक्चर अभी अभी कंटिन्यू होगा। थैंक यू वेरी मच।